तो क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट ब्लॉकेज तीनों के एक ही चीज है या फिर अलग अलग है? तो ये पेन रेडिएट होता है एंड पेन इतना ज़्यादा होगा, द पेशेंट में से दैट द एलिफेंट इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट, इतना ज़्यादा, दैट इज क्रशिंग पेन। अभी अब एक्सरसाइज करने से अब काफ़ी लोग हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग ये एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज इज प्रॉपर और नॉट। वो देख रहे हैं कि अपने पापा को ये कार्डियक अरेस्ट होने वाला या हो रहा है, लाइक तो वो क्या मतलब कर सकता है? तब थोड़ा उसको बेसिक ट्रेनिंग आना चाहिए किसी चीज का। या तो आप नेक्स्ट टाइम भी, आज आपने ऑर्डर किया, कल भी आप ऑर्डर करेंगे, परसों भी करेंगे, तो ये चलता रहता है एंड अल्टीमेटली यू आर रूइनिंग योर दिस, आपका हेल्थ जो है उसका आप रूइन कर रहे हैं। हे एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है और होस्ट किया है डॉक्टर रोहन विश्वास को, जो कि एक फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट है। वो अपना खुद का एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है द कॉमनर्स, और अभी वो सिलचर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर है। उनके साथ काफी विस्तार पे हमने बात किया और जाना है कैसे एक हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं हम। कोई अगर हमारे सामने हार्ट अटैक किसी को अगर आया हो फैमिली में या नजदीकी कहीं पे, तो हम कैसे फर्स्ट हैंड सपोर्ट दे सकते हैं या फिर इमीडिएट सपोर्ट दे सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, पॉडकास्ट में, जो कि आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। हाय एवरीवन, आज स्वागत है आपका फिर से ऑल अबाउट सक्सेस पॉडकास्ट चैनल में। इस चैनल में हम आ चुके हैं एक बहुत ही फेमस गेस्ट के साथ, जो कि है डॉक्टर रोहन विश्वास, और उनके साथ आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक जुड़े रहिएगा और उनसे अभी वार्तालाप करते हैं और आगे इस चैनल को बढ़ा के लेके जाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर रोहन विश्वास। थैंक यू जॉय, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ऑल अबाउट सक्सेस पॉडकास्ट चैनल। तो सर, आज जैसे कि आपसे बात भी करेंगे और जानेंगे काफ़ी चीज़ें, और जैसे कि हमारे ऑडियंस हमेशा हमको सपोर्ट करते आए हैं, और आज ये बिल्कुल बात करेंगे आपके जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो सर मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि आपने कैसे आपका मेडिसिन जर्नी शुरू किया, आपने एमबीबीएस किया, आज आप जहाँ पे हो, इस बड़े मुकाम में आप सक्सेसफुल हो आज की डेट में। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपने कहाँ से शुरुआत किया? ओके, सो आई स्टार्टेड माई एमबीबीएस, आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो वो 2018 में मैंने कंप्लीट किया एमबीबीएस। फिर उसके बाद आई डिड माई फेलोशिप इन फैमिली मेडिसिन फ्रॉम बेंगलोर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। फिर मैंने कार्डियोलॉजी में काफ़ी सारा टाइम बिताया इन सिलचर मेडिकल कॉलेज अगेन एज जूनियर रेसिडेंट। और फिर 2023 में जनवरी में मैंने सिलचर सिविल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया एज मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, एंड आई एम वर्किंग देयर। सो तो अभी भी आप अभी भी वहीं पे काम कर रहा हूँ, सिलचर सिविल हॉस्पिटल में। ओके, वंडरफुल। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं भी बात करता हूँ। और सर के साथ अभी जानेंगे कि एक क्वेश्चन जो कि आई थिंक सारे जो भी आज की डेट में एमबीबीएस कर रहे हैं, वो उनका भी कुछ इंस्पिरेशन रहता है। तो आपका क्या सर इंस्पिरेशन था जब भी आपने शुरू किया था या आप एंट्रेंस दे रहे थे एमबीबीएस के लिए? तो क्या वो आपका इंस्पिरेशन था तब के? एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरे ग्रैंडफादर वो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ओके। सो वो सब चीज़ों से मेरा एक मैंने सोशल ऑब्लिगेशन जो रहता है हमारे समाज के प्रति, वो सब चीज़ें मेरे मैंने अंदर पहले से ही था व्हेन आई वाज अ किड। सो देयर आफ्टर जब मैंने अपना 10+2 किया फ्रॉम श्री कृष्ण शारदा कॉलेज हाइलाकांदी, तो वहाँ पे भी मैं सोशली एक्टिव था। वहाँ पे जो हम लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होते थे, तो उस सब में भी रहता था। काफ़ी सारे काम हम लोगों ने एक साथ किए। उस टाइम में नैक विजिट था अभी एसएस कॉलेज में, एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट ए ग्रेड इन। तो वो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए। तो वो सब सिचुएशन से जब मैं गुजर रहा था, तो दिल में एक कॉन्स्टेंटली एक फीलिंग था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर द पीपल एट लार्ज इन बराक वैली। क्योंकि बराक वैली में आप अभी भी ये प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, काफ़ी सारे स्पेशलिटी नहीं है हम लोग के बराक वैली में। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं लोगों के लिए, बराक वैली के लोगों के लिए मैं काम करना चाहता था। तो देयर आफ्टर जब मैं 10+2 के बाद मैं जब कोचिंग के लिए भर्ती हुआ, तो उस समय में भी मेरे मम्मी का तबीयत काफ़ी काफ़ी हद तक ख़राब रहता था। उस समय गैस्ट्राइटिस की पेशेंट थी वो। फिर उनका लो बैक एक वगैरह था। तो आई यूज़ टू विज़िट वेरियस डॉक्टर्स चैम्बर्स। तो वहाँ पे मैं काफ़ी जगह पे देखता था कि द पेशेंट्स काफ़ी क्यू में वेट करना पड़ता था एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरा एक मन में था कि जब इफ़ आई बिकम ए डॉक्टर, देन मैं ये चीज़ें कुछ ठीक करने का कोशिश करूँगा।
सो यही मन में था कि वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल, एंड ये माइंडसेट लेके मैंने एमबीबीएस के एंट्रेंस दिया। एंड फॉर्चुनेटली तब CEE था हम लोग के यहाँ पे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड आई गॉट 34 रैंक इन द स्टेट। तो उसके बाद आई जॉइंड सिलचर मेडिकल कॉलेज। ओह, तो जैसे सर ने बताया कि उनके दिल में एक उम्मीद भी थी तब से लेके, उनके ग्रैंडफादर जैसे कि फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद उनका ये इंस्पिरेशन बना, कॉलेज में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। Yes. एंड जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया विथ 34th रैंक इन द स्टेट। तो सर से ये सब जानने को मिल रहा है, लेकिन एमबीबीएस के दौरान ऐसे भी तो होगा ना सर, उन 5 सालों में कुछ चैलेंजेस आए होंगे एमबीबीएस में जो स्टूडेंट को जानना चाहिए। वैसे तो हमने नीट कैंडिडेट के साथ जिन्होंने क्लियर किया था उनके साथ बात किया, लेकिन आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप वहाँ से लेके आज की डेट में यहाँ तक आए हो, तो एमबीबीएस में सर क्या चैलेंजेस होते थे पढ़ाई के दौरान पे, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू से जानना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। क्यों, देखिए एमबीबीएस में हम लोगों का तो जो 4 ईयर्स होते हैं, इट्स टोटल 4.5 ईयर एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो उसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग के 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहते थे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी। तो हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो एनाटॉमी में देयर इज़ ए सेक्शन, देयर इज डिसेक्शन हॉल जो रहता है एनाटॉमी हॉल में, वहाँ पे डेड बॉडीज आर देयर। तो डेड बॉडीज दैट इज वी कॉल देम कैडेवर। सो वो कैडेवर डिसेक्शन करके हम लोगों को सीखना पड़ता है कि बॉडी में किस ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, फिर उसके आसपास के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सब जानने पड़ते हैं। तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जो लोग मैंने खून से डरते हैं, जो लोग मैं डेड बॉडी हैंडल करने से डरते हैं, तो एक ऐसे वारदात हुआ था हम लोग के यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था 2013 में सिलचर मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी में। हम लोग डिसेक्शन कर रहे थे। तो नाउ वन गर्ल, आई वुड नॉट नेम हर, शी इज़ नाउ डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेडियोलॉजी। तो वो डिसेक्शन हॉल के कैडेवर के सामने गई एंड सडनली शी फेल डाउन, फेंट हो गए थे। तो ऐसा काफ़ी सारे मैंने वारदात होते रहते थे, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी, वो लोग मैंने लोग उतना एडजस्ट नहीं कर पाते इनिशियली। धीरे धीरे सब लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, अल्टीमेटली यू हैव टू डू, क्योंकि आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये रहता है। सेकेंडली और एक चीज़ जो प्रॉब्लम होता है कि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, जैसे आप कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह उसमें जाते हैं, तो यू हैव टू डू सम फील्ड वर्क ऑल्सो। तो फील्ड वर्क में आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलता है आपको। सेकेंडली जो फाइनल ईयर होता है वो काफ़ी स्ट्रेनस रहता है, काफ़ी मैंने आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ना पड़ता है, पाइल्स ऑफ बुक यू हैव टू कंप्लीट, देन देयर आफ्टर प्रैक्टिकल थिंग्स आर देयर। फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि मेडिकल एजुकेशन से थोड़ा चेंज होना चाहिए, जैसे कि डिग्रेडिंग द दिस जूनियर डॉक्टर्स। जब हम लोग भी राउंड्स में जाते हैं कभी कभी, तो आवर सीनियर डॉक्टर्स यूज्ड टू आस्क देम कि ठीक है ये क्या, दो पेशेंट्स के सामने ही वो लोग पूछते हैं कि अब बताओ ये क्या है, ये कैसे करोगे, हाउ एक तरह का असेसमेंट। हाँ, दिस सॉर्ट ऑफ असेसमेंट। बट समहाउ ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो दे आर सम, ये थोड़ा शेमफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इफ़ दे कैन नॉट आंसर इन फ्रंट ऑफ देयर सीनियर्स, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स, सो ये तो वो सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन से थोड़ा हम लोग को देखना चाहिए कि सो दैट स्टूडेंट्स दे नॉट गेट दिस काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट। सो तो जैसे कि ये सारे चैलेंजेस होते हैं एक एमबीबीएस जब कोई परस्यू कर रहा होता है, तो सर आज की डेट में आप डॉक्टर बन गए हो और काफ़ी साल से आप इस फील्ड में जुड़े हुए हो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर इनटू कार्डियोलॉजी, पहले आप थे? हाँ, आई डिड माई फेलोशिप इन फैमिली मेडिसिन, एज फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिशनर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। और कार्डियोलॉजी में मेरा काफ़ी सारा वक्त बीता है सिलचर मेडिकल कॉलेज जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर। तो सर आज की डेट में जब आप प्रोफेशनली और पर्सनली ये दो लाइफ को कैसे आप बैलेंस करते हो, इवन एट होम एज वेल एज प्रोफेशनली? या एक्चुअली क्या है, देखिए मैंने मुझे जो लगता है कि हम लोग अगर जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम लोग अगर एक पर्सनली थोड़ा इन्वॉल्व हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि मेरा अभी तो क्वालिटी असेसमेंट बाकी सब वगैरह रहता है, फिर अपना हॉस्पिटल का काम भी रहता है, तो आई फील एट होम, लाइक मैंने जब आईसीयू में ड्यूटी रहता है मेरा, तो आई फील जस्ट आई एम एट होम। सो मुझे लगता है कि आप लोग अगर अपने वर्क को पर्सनल स्पेस में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, देन दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। तब आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, तब आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा कि नो आई हैव टू डू पाइल्स ऑफ वर्क। और अगर आपके वर्क को आप उतना पर्सनली आप नहीं ले पाते हैं, तब जाके ये स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। एंड सेकेंडली कुछ टाइम हम सबको अपने लिए देना पड़ेगा। आप जितना भी काम कर लो, वीक में आप 7 दिनों में 6 दिन आप अच्छे से काम करो, बट वन डे यू शुड गिव टू योर सेल्फ। आप थोड़ा बैठो, पढ़ाई करो, कुछ भी आप जो आप पढ़ना चाहते हो, न्यू जर्नल्स होते हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। फिर यू कैन सी वीडियोस, आपके चैनल में भी
हम लोग में टाइम मिलता है तो आपका चैनल भी देखता हो। तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप गार्डनिंग कीजिए, आप थोड़ा घूमने जाइए कहीं पे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो थोड़ा स्ट्रेस को भी रिलीव कर देता है, हाँ, इवन डेफिनेटली डेफिनेटली एक स्ट्रेस बैलेंस आउट रिलीफ हो के लिए, जाता है। हाँ वो तो चाहिए ही। और आई थिंक ट्रेवलिंग काफ़ी मैंने इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ट्रेवलिंग आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर पे जाओ, आसपास ही जाओ, अपने गाड़ी लेके कहीं पे आसपास कहीं हिल स्टेशन जाओ, घूम के आओ, तो वो कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो बैलेंस आउट करने के लिए कुछ बहुत सारे आपको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, वो नहीं, आप रिलीफ करने के लिए आप सामने भी टहल के आ सकते हो। हाँ, आप शायद यहाँ पे थोड़ा दूर पे घूमने जा सकते हो। तो जैसे कि बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्रोफेशन में, मुझे भी लगता है ये चीज़। एंड सर ने भी बताया है। तो आज की डेट में सर मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देते, शायद ज़्यादा पढ़ाई में प्रेशर होने के कारण भी। तो क्या लगता है हम कितनी दूर जा रहे हैं फिजिकल एक्सपोजर या फिजिकल एक्टिविटीज़ से? और पढ़ाई करना सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम थोड़ा वंचित भी नहीं हो जा रहे खुद से ही, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही है। अभी क्या है, हम लोगों के टाइम में जब हम लोग स्कूल में थे तो उस टाइम में हम लोग स्कूल जाते थे, उसके बाद दोपहर में आके थोड़ा खेलकूद होता था। जो हम लोग के लोकेलिटीज़ के बच्चे थे सब इकट्ठा होके हम लोग क्रिकेट, कबड्डी, काफ़ी सारे ऐसे खेल हम लोग खेलते थे। तो उससे क्या होता था कि आपका एक फिजिकल एक्टिविटी रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच नेसेसरी। हम लोग के जो आज के किड्स है, आप काफ़ी सारे किड्स में देखेंगे, अगर इफ़ यू डू ए यूएसजी, फैटी लिवर काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। फिर आपका कार्डियक प्रॉब्लम भी काफ़ी यंग लोगों में भी कार्डियक प्रॉब्लम होने लगा है अभी। फिर आपका ये जो ओबेसिटी रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीज़ है। फिर ओबेसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम लोग की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑल दिस थिंग्स आर समहाउ रिलेटेड टू दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो आपके बच्चे हैं, उन लोगों को आप हमेशा एक पीरियड दीजिए कि दे हैव टू प्ले, दे हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल स्टेनस एक्टिविटी करना ही चाहिए सबको, क्योंकि खेलकूद में अगर वो लोग नहीं रहेंगे कम्प्लीटली। हम लोग अभी क्या होता है कि फ्रॉम इवन 5-6 स्टैंडर्ड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेडिकल और जेई और दोज थिंग्स। ऐसा हो रहा है अभी बाहर में। आप देखिए बेंगलोर, बाहर में मैं तो बेंगलोर में था काफ़ी दिन, तो ये सब चलते आ रहा है अभी। और पहले शायद बाहर था, अभी हम लोग के इंडिया में ये हो गया है कि यू हैव टू जस्ट पुट योर किड इन टू द स्टडी, देन आप उसके बाद अभी पूरा दिन स्कूल के बाद इवनिंग में चला जाएगा ट्यूशन में। फिर उसके बाद अगर आप कोई एडिशनल कोचिंग वगैरह में दे सकते हैं तो वहाँ पे दे दीजिए। तो ये सब करके उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि फॉर दिस फिजिकल एक्टिविटी। अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू हैम्पर देम। तो जैसे कि सर ने भी बताया है कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज आर स्टडीज़। तो बोथ शुड बी गिवन इनफ टाइम ताकि दोनों में बैलेंस फिर से बना रहे। तो सर ये सब हमने बातें किया है। तो जैसे कि हमारे, आपने बोला फैटी लीवर ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो आज के डेट में आपने फिर कार्डियक की भी बात करी है। तो थोड़ा सेशन को थोड़ा और लंबा थोड़ा लेके जाएंगे। थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे कि आज की डेट में ये कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड हार्ट ब्लॉकेज तीनों के एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है? नहीं, ये देखिए अलग है। पहले मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो थोड़ा हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देयर इज हार्ट अटैक एंड देयर इज़ वन इज़ हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट अटैक क्या हम लोग उसको माने, देयर इज़ द कोलोकियल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे हार्ट अटैक बोलते हैं, बट इन मेडिकल टर्म इट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो इसमें क्या होता है कि वन पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ नॉट गेटिंग एनफ ब्लड सप्लाई। क्योंकि देखिए हार्ट इज सप्लाइंग ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम लोगों को बॉडी में सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इसके लिए द ऑक्सीजन इज सप्लाइड थ्रू द मीन्स ऑफ ब्लड। तो सिमिलरली हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी खुद का एक ब्लड सप्लाई चाहिए। सो दिस हार्ट इज सप्लाइड बाई कोरोनरी आर्टरीज। तो दिस कोरोनरी आर्टरीज में कभी कभी ब्लॉकेड हो जाता है। काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, फिर आपका एज रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑल दोज थिंग्स आर सम सॉर्ट ऑफ डिसलिपिडेमिया, ओबेसिटी, ऑल दोज थिंग्स में लीड टू। तो वो जब ब्लॉक हो जाता है आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट का, तो वन पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल स्टार्ट्स गेट डिग्रेडिंग। तो वो जब होता है, एक्सेसिव पेन होगा पेशेंट को। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। एक्सेसिव पेन, क्रशिंग पेन होगा। द पेन विल बी रेडिएटिंग टुवर्ड्स द आर्म। फिर आपका लोअर जॉ में पेन रह सकता है, लेफ्ट आर्म में पेन रह सकता है, लेफ्ट हैंड। तो ये पेन रेडिएट होता है एंड पेन इतना ज़्यादा होगा, द पेशेंट में से दैट द एलिफेंट इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट, इतना ज़्यादा, दैट इज क्रशिंग पेन।
सो ये क्रशिंग पेन जब आपको होगा देन यू शुड सस्पेक्ट दैट दिस इज ए केस ऑफ कार्डियक दिस हार्ट अटैक और ऑल्सो नोन एज दैट इज माइकार्डियल इन्फार्क्शन। बट कार्डियक ब्लॉक वो अलग बात है, हार्ट ब्लॉक ये अलग बात है, क्योंकि देखिए हार्ट जो है हम लोग का वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलता है। आप हम लोग जब सो जाते हैं तब भी हम लोग का हार्ट काम करता है, राइट फ्रॉम द ओम, जब मतलब हम माँ के गर्भ में रहते हैं उस वक्त से हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाता है और हम लोग टिल आवर डेथ हार्ट विल कीप ऑन बीटिंग। सो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी किसी भी वक्त वो थम नहीं सकता। तो इसके लिए हार्ट को मैंने जो कार्डियक मसल्स है उनके लिए एक एसए नोड एवी नोड करके कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ है जो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल फायरिंग करते जाते हैं। एसए नोड से फायरिंग हुआ, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो वैसे करके हार्ट का फायरिंग चलता रहता है। कभी जब अगर ये फायरिंग जो सिस्टम है, ये फायरिंग का जो पाथवे है वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेड होता है देन हम लोग उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि जैसे आपका एल्डरली पेशेंट्स में हार्ट ब्लॉक इज़ वेरी कॉमन। मेरे दादी माँ को भी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक था, तो उसमें आपका काफ़ी ग्रेडिंग है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स को पेसमेकर चाहिए होता है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बाकी हार्ट ब्लॉक जो है वो विथ मेडिकेशन हम लोग मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हार्ट ब्लॉक इज़ ए बिट डिफरेंट। हार्ट ब्लॉक के लिए आपका हार्ट ब्लॉक का ये सिम्टम होता है कि कभी कभी पेशेंट को चक्कर आ सकता है, बिकॉज प्रॉपर हार्ट बीट नहीं कर रहा है अच्छे से, तो चक्कर आ सकता है, फेंट हो सकता है, ये सब कुछ कॉमन रहता है। एंड हार्ट अटैक इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक इज ऑलवेज रिलेटेड टू पेन, एक्सेसिव पेन होगा आपका, हार्ट मसल इज नॉट गेटिंग एनफ ब्लड, वही कारण है हार्ट अटैक का। तो ये पेसमेकर स्टेंटिंग भी दूसरा होता है? हाँ, स्टेंट आप देखिए, स्टेंट होता है आपका हार्ट अटैक के लिए, दैट इज माइकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। बिकॉज स्टेंट से हम लोग जो आर्टरी ब्लॉक हो चुका है उसको हम लोग एक स्टेंट बिठा के हम लोग वो ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। तो वो आपका जब माइकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, हार्ट अटैक होगा, उसमें हम स्टेंट यूज़ करते हैं। अगर हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज ब्लॉक्ड समवेयर, तो उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, क्योंकि पेसमेकर विल प्रोवाइड एडिशनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस टू द हार्ट, सो उसको हम लोग पेसमेकर के माध्यम से हार्ट ब्लॉक को रेक्टिफाई करते हैं। तो सर मुझे थोड़ा और जानना है, क्योंकि अभी डेटा के हिसाब से जो इंडिया में आया है, अभी कहीं पे कोचिंग सेंटर में एक यंग लड़के की डेथ हो गई, तो वो शायद वहीं पे पढ़ाई कर रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन डेटा के हिसाब से लेकिन हर साल कुछ लाखों लोग इस हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं और हर दिन बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं इंडिया में। तो आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है कि ये हो रहा है, हार्ट रिस्क बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है सर, ये क्या कारण हो सकते हैं? ये कुछ सिम्टम्स तो आपने बताया है, जैसे कि पेन हो सकता है, आपने बताया सम एलिफेंट इज सिटिंग लाइक इन योर, तो मतलब कुछ और भी सिम्टम्स आज के डेट में प्रेवलेंट हो चुका है जो थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, और आपको लगता है कि अभी शायद यंग जनरेशन ज़्यादा इन्वॉल्व इस चीज़ों में, शायद इसलिए? एक तो ठीक है आप फिजिकल आप ज़्यादा स्ट्रेनस एफर्ट नहीं करते हो शायद उस वजह से, लेकिन क्या आपको लगता है खाने की वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है कुछ? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो देखिए हम लोग जो कार्डियक प्रॉब्लम्स का हम लोग एक लिस्ट अगर करते हैं, दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका मैन आर ए वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग दिस कार्डियक प्रॉब्लम कंपेयर टू वुमेन, ये काफ़ी स्टडीज़ में मिला है। फिर एज, जो एल्डरली पीपल है दे आर एट ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो हम लोग चेंज कर पाएंगे, उसमें पहले आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग अभी दिखा गया है कि जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, जो कार्डियक अटैक वगैरह आप जो बोल रहे हैं, उसमें क्या है कि मैक्सिमम द हाईएस्ट रिस्क इज रिलेटेड टू स्मोकिंग। तो स्मोकर्स एट ए वेरी हाई रिस्क, और स्मोकिंग के लिए ही हम लोग देखते हैं कि दैट मैन एट ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग दिस कार्डियक प्रॉब्लम कंपेयर टू वुमेन, बिकॉज इन इंडिया कंपेयर टू मैन, वुमेन आर एट ए वेरी लोअर अमाउंट वुमेन है जो स्मोक करते हैं। वो एक हो गया आपका स्मोकिंग। देन आपका जो डिसलिपिडेमिया, लिपिड प्रोफाइल का जो इश्यूज होता है कि हाई अमाउंट ऑफ एलडीएल, हाई अमाउंट ऑफ वीएलडीएल अगर हम लोगों के ब्लड में रहता है, तो दैट इज सर्टेनली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कार्डियक प्रॉब्लम्स। देन उसके बाद आपके डायबिटीज़ ऑल्सो हैविंग सम अमाउंट ऑफ रिस्क। देन हाइपरटेंशन। तो ये चार हम लोग अगर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका पहले में जो मैंने बोला है कि आपका डिसलिपिडेमिया इज़ वन, स्मोकिंग इज़ अनदर। स्मोकिंग देखिए हम लोग इजीली इज़ ए प्रिवेंटेबल वन, स्मोकिंग हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई मतलब हम लोगों के दर्शक में भी कोई ऐसा है कि स्मोक कर रहे हैं और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, देन वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस नाउ। बुप्रोपियन है, आपका निकोटिन पैच है, वो सब कुछ देके हम लोग उसको छुड़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अभी स्मोकिंग दिस एडिक्शन को छोड़ना।
सेकेंडली आपका जो डिसलिपिडेमिया है, डिसलिपिडेमिया के लिए हम लोग कुछ कुछ बेसिक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज, अभी क्या कहते हैं कि हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज हम लोग को करना पड़ेगा। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू आवर बॉडी। एरोबिक एक्सरसाइज आपका मिनिमम हम लोग अभी जो दिस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो रिकमेंडेशन है, दैट इज मिनिमम आप हफ्ते में 5 दिन यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप हफ्ते में हर रोज कर सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट मिनिमम 5 days out of 7 days and 30 minutes of exercise minimum। अभी अब एक्सरसाइज करने से अब लोग काफ़ी लोग हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ सर हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग ये एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज इज़ प्रॉपर और नॉट। क्योंकि देखिए आप अगर जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपका हार्ट रेट इज़ इंक्रीजिंग टू सम एक्सटेंट एंड देयर इज़ माइल्ड स्वेटिंग। तो माइल्ड स्वेटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट आपको पूरा स्वेट में भीग जाना है ऐसा नहीं है, देयर माइल्ड स्वेटिंग शुड बी देयर एंड देयर शुड बी माइल्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो दो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या है कि हम लोग ऐसे ही टहलने चले गए, हम लोग ऐसे ही वॉकिंग में गए एंड इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे इफ वी वॉक देन आवर हार्ट रेट विल ऑल्सो नॉट इंक्रीज एंड आवर बॉडी विल ऑल्सो नॉट स्वेट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है हम लोग का कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, अगर आप हाइपरटेंसिव है, तो आपको वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल करके मेडिसिन से आप कंट्रोल कीजिए या फिर आप कोई भी आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, तो उससे भी अगर आप थोड़ा भी कम होता है वो आपको ख्याल में रखना चाहिए। और डायबिटीज़ को आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। ओके, सो डायबिटीज़ लाइक रिवर्सेबल है आज की डेट पे? देखिए डायबिटीज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन येस इट कैन बी कंट्रोल्ड। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके साथ आप थोड़ा एक मेडिकेशन स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी आप मेडिकेशन, अभी देखिए आप न्यू मेडिकेशंस आर कमिंग फॉर डायबिटीज़, सो सेफर ऑप्शंस आर देयर। आपका हाइपोग्लाइसीमिया का भी चांस नहीं होता है तब, तो वो हम लोग एडप्ट कर सकते हैं। बट द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज ऑलवेज लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही वो ठीक होगा। ओके, तो थोड़ा मॉडरेट लाइफस्टाइल चेंजेस से ये सारा चीज़ ठीक किया जा सकता है। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा और दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें क्या है, जब मैं प्रीवियसली CMC वेलोर में गया था, वहाँ पे एक डायबिटोलॉजी को लेके ही हम लोग एक सेशन था। सो वहाँ पे वो लोग जो एडवोकेट करते हैं कि हम लोग जो बंगाली पीपल है यहाँ पे, मैक्सिमम बंगाली पीपल और बाकी जो लोग हैं इन वराक वैली, हम लोग क्या है कि द मोस्ट ऑफ द प्लेट, अगर हम प्लेट को हम लोग एक प्लेट को पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्लेट इज फिल्ड विथ राइस। तो वो लोग की बोलते हैं कि आपका जो हाफ ऑफ द प्लेट, दैट इज हाफ ऑफ द कंप्लीट प्लेट शुड बी फिल्ड विथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। देन रेस्ट जो हाफ है उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो उसमें आपका 1/4 2 पार्ट आ जाएगा। दैट 1/4 शुड बी फिल्ड विथ प्रोटीन रिच, जो आपका, अगर आप अंडे लेते हैं, आप वेजिटेरियन है तो आप पल्सेस लीजिए, दाल बाजरा पल्सेस, ऑल दोज थिंग विल गिव यू एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, मटन, एग, फिश वो सब ले सकते हैं। एंड देन बाकी जो 1/4 है दैट शुड बी फिल्ड विथ कार्बोहाइड्रेट। उसमें आप रोटी लीजिए, आप राइस लीजिए, लेकिन वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करना फिर एक जन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ डेफिनेटली, अगर वो हम लोग फॉलो कर आते हैं तो द रिस्क ऑफ दिस मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है उनको हम लोग इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब ये कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, तो आपने कार्ब्स की बात कही है, आपने बोला है कि थोड़ा मॉडरेट स्वेटिंग थोड़ा होना चाहिए, तभी पूरा भीग ना जाओ आप वॉकिंग करते वक्त। तो मैंने भी सुना है कहीं पे लाइक 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग अगर आप कर सकते हो बिना रुके 40 मिनट्स, तो आप ये मान सकते हो कि आपका हार्ट इज इट ए हेल्दी स्टेट। मैंने ये कहीं पे मैंने पढ़ा भी था। एंड सर मैं जब सोच रहा हूँ कि आपने बोला कि स्वेटिंग होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन लोग अपना कोलेस्ट्रॉल कम करवाना चाहते हैं, कभी रिपोर्ट में आ जाता है, तो क्या लाइक मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये तो सही है कोलेस्ट्रॉल ठीक है आप घटाओ, कार्ब्स भी आप घटाओ, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क क्या होता है फिर? ये देखिए, हम लोग जब एक लिपिड प्रोफाइल पेशेंट को देते हैं, आप लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट में आप देखेंगे काफ़ी सारे कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखा होता है, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना आता है आपका, देन ट्राइग्लिसराइड कितना आता है, लो डेंसिटी LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL, और उसके बाद आता है आपका HDL। तो ये जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दीज आर गुड फॉर द बॉडी, तो उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसे बोलते हैं। HDL मिनिमम हम लोग जो इन मैन इट शुड बी मोर देन 40, इन फीमेल इट शुड बी मोर देन 50, ऐसा करके एक मात्रा दिया गया है, बट आइडियली इट शुड बी मोर देन 40 फॉर एवरीवन। अगर ये मोर देन, हाँ दिस HDL इज शुड बी ऑन अ हायर साइड। HDL अगर अच्छा है दैट इज गुड फॉर द बॉडी। ओके,
और एलडीएल जो है, बाकी सब एलडीएल, वीएलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ऑल दोज थिंग शुड बी कंट्रोल, ये कम होना चाहिए आपका। एलडीएल अगर ज़्यादा होता है देन दैट इज़ वेरी मच, एलडीएल इज ए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर दिस हार्ट कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ऑल दोज थिंग्स। हार्ट का सभी प्रॉब्लम का मूल कारण ये एलडीएल ही है। ओके तो आज के डेट में लोग मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करके करते हैं, लेकिन मैंने सुना है एक यू शेप पैटर्न भी होता है जिसमें हार्ट का अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हो तो उसमें भी कभी कभी जिम में भी यंग लोग गुजर जाते हैं। हाँ, मारे ये जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे ऐसे हो रहे हैं। लास्ट साउथ इंडिया के काफ़ी एक फेमस मिस्टर पुनीत राजकुमार, उनका भी देहांत हो गया था फ्रॉम दिस कार्डियक इशू। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बोलना चाहूँगा कि देखिए ओवरडू करने से हम लोगों को हार्ट को प्रॉब्लम होता है कि हार्ट का एक कैपेसिटी होता है, आप अगर धीरे धीरे करके वो बढ़ाए तब जाके ठीक है, लेकिन सडन सर्ज इन एक्टिविटी, सडन सर्ज इन आवर अमाउंट ऑफ द वर्क हार्ट हैज़ टू डू, अगर वो हम लोग सडनली इंक्रीज कर लेंगे तब जाके हार्ट को प्रॉब्लम होगा। वो हम लोगों को कंट्रोल करना होगा। आप धीरे धीरे करके पहले दिन आप 10 मिनट कीजिए, उसके बाद आप 15 मिनट कीजिए, हार्ट को थोड़ा हैबिचुएटेड होने का टाइम दीजिए, वही बात है बस। ओके तो हैबिचुएट धीरे धीरे से और उसको एक रिदम में आने दीजिए, उसके बाद जैसे कि सर ने बताया कि उसको थोड़ा टाइम दीजिए, तभी जाके आप एक्सरसाइज कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट? तब तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके तो सर थोड़ा जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत लोगों को ये जैसे कि कार्डियक अरेस्ट ये होता है तो उसके बाद गुजर भी जाते हैं, तो ऐसे लाइक जब व्हेन समवन इज एट होम, मान लीजिए किसी के घर पे वो देख रहा है कि अपने पापा को ये कार्डियक अरेस्ट होने वाला या हो रहा है, लाइक तो वो क्या क्या मतलब कर सकता है, तब थोड़ा उसको बेसिक ट्रेनिंग आना चाहिए किसी चीज़ का, या फिर कैसे वो अपने पापा को या मम्मी को हेल्प कर सकता है, इससे बचा सकता है? ओके देखिए पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक जो या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का यूजुअली सिम्टम्स क्या रहता है कि पेशेंट यूजुअली पेन विल बी द फर्स्ट सिम्टम। पेन एक्सेसिव, मैंने जो ऑलरेडी बोला है कि क्रशिंग पेन विल बी देयर, क्रशिंग स्क्वीजिंग पेन, और पेशेंट के एक स्पेसिफिक हम लोग उसको मेडिकल टर्म में लिवाइन साइन बोलते हैं। तो लिवाइन साइन में क्या होता है कि पेशेंट आपको कभी ऐसे पॉइंट करके नहीं बता पाएगा कि दिस हियर, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, ऐसा नहीं। पेशेंट विल से दैट माई देयर चेस्ट पेन इज लाइक क्रशिंग, इस तरह से वो दिखाएगा आपको। तो अगर जब आपको पेशेंट इस तरह से दिखाता है देन यू शुड थिंक दैट दिस माइट बी ए केस ऑफ हार्ट अटैक। उसके बाद आपका क्या है कि जो पेन है वो आपको रेडिएट करेगा, लोअर जॉ में जा सकता है, आपका लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, कभी कभी राइट साइड में भी जा सकता है, बैक में भी जा सकता है ये पेन। तो ये अगर आप देखते हैं सिम्टम्स एंड द पेशेंट विल बी सेइंग दैट द ह्यूज क्रशिंग पेन, ह्यूज स्टोन इज पुट ऑन माई हार्ट, तो ऐसे सिचुएशन में आप इमीडिएटली आप जो आपके हेल्थ असिस्टेंट्स है उनको फ़ोन करना होगा, 108 को आप इमीडिएटली फ़ोन कीजिए। फिर आप अगर आपके घर में एस्पिरिन रहता है, एस्पिरिन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टू दिस प्रिवेंट दिस कार्डियक अटैक। जब भी ब्लॉकेड होता है तो एस्पिरिन विल समहाउ हेल्प टू क्लियर द ब्लॉकेड। तो वो कितने डोजेस लेना? हाँ, एस्पिरिन देखिए वैसे हम लोग जो रूटीनली मार्केट में मिलता है 75 mg का टैबलेट मिलता है, तो वी हैव टू गिव एटलीस्ट 325 mg ऑफ एस्पिरिन। तो उसको हम लोग अगर देखते हैं तो 4 एस्पिरिन आप पेशेंट को दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एस्पिरिन पेशेंट अगर मतलब ऐसे सिचुएशन में है कि पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक एस्पिरिन, तो वो आप बस आप दांत में उसको क्रश करके आप उसके दांत में या पास में मुंह के अंदर आप दे सकते हैं क्रश करके। तो थोड़ा बहुत अमाउंट वो हम लोग सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन होके भी वो उसके हार्ट में जाएगा। तो वो हम लोग कर सकते हैं। फिर आपका अगर एक्सेसिव पेन के लिए आप आपके घर में नाइट्रोग्लिसरीन या दिस GTN वगैरह वो सब है 2.6 मिलीग्राम करके, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो कॉमनली नहीं रहता है। बट एस्पिरिन इज ए वेरी कॉमन ड्रग, आप कहीं पे भी मिल जाता है। इवन कुछ दिनों पहले मैंने एक CPR के ऊपर एक ट्रेनिंग किया था हम लोग के जो आशा कर्मी है उन लोगों के लिए। तो मैंने वही कहा आशा कर्मियों को कि आप लोग लोकली आपके जो भी निकटवर्ती अस्पताल है वहाँ से आप लोग एक एस्पिरिन का एक स्ट्रिप आप रख दो आपके साथ, क्योंकि आशा दे आर द फर्स्ट हैंड। वो लोग इमीडिएटली अगर कोई भी मैंने रूरल एरिया में या अर्बन में भी आप बोलिए कोई भी अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे इमीडिएटली रश टू द कॉल द आशा वर्कर नियर बाई, क्योंकि वो लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही लोग ही होते हैं। तो अगर उन लोगों के पास एस्पिरिन रहता है दे कैन इमीडिएटली गिव एस्पिरिन, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको पेशेंट को अब पेरीफेरी से आप लोग मेडिकल कॉलेज में या सिविल हॉस्पिटल में लाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज ECG फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दोज एरियाज ओनली गवर्नमेंट सेटअप में आपका।
तो वो जो एक टाइम पीरियड रहता है 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी रहता है, अगर उस बीच में आपने पहले ही पेशेंट को एस्पिरिन दे दिया है तो हार्ट मसल का डैमेज आपका काफ़ी कम रहेगा। ओके, कंपैरेटिवली हाँ, कंपेरेटिवली कम रहेगा कम ये। रहेगा। तो ये जैसे कि सर थोड़ा सीपीआर ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हो थोड़ा, मतलब हाँ, ट्रेनिंग पूरा नहीं लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो सीपीआर ट्रेनिंग, मैंने तो सीपीआर ट्रेनिंग किया था सेंट जोस मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में, तो वहाँ पे हम लोग क्या मैनीक्विन में यूजुअली करते हैं। यहाँ पे हम लोग वैसे किसी को बोलते हैं कि आप वॉलंटियर कीजिए। तो सीपीआर में देखिए क्या होता है कि दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो हम लोग एक चीज़ हाँ, सर आपको बोलिए बोलिए बोलिए। अटका रहा हूँ, तो लाइक नॉर्मल लोगों को ये आना चाहिए आज की हाँ डेट हाँ में हाँ, डेफिनेटली सबको। दो चीज़ें देखिए है, दैट इज वन इज बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS एंड वन इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो BLS जो है उसी में CPR आता है, एंड देन BLS इज फॉर एवरीवन। वो आपको किसी भी हर एक आदमी को आना चाहिए, राइट फ्रॉम हम लोग के अगर हॉस्पिटल में देखें तो फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट द स्वीपर एवरीवन शुड नो दैट हाउ BLS इज गिवन, क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट ऐसा एक स्किल है जो एवरीवन शुड नो। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इज समथिंग डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड ऑल दोस थिंग, वो लोग मतलब उन लोगों को जानने से ठीक है, लेकिन BLS हर किसी को जानना चाहिए। तो BLS में क्या है कि देखिए पहले हम लोग जो कहते हैं BLS, अगर आप कोई भी एक पेशेंट को देखें कि पेशेंट फेंट हो गया है आपके सामने अचानक से, फेंट होने के बाद आप इमीडिएटली यू विल रश टू द साइट। बट फेंट पहले अभी आप देखिए, आप गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं, सडनली यू सो वन पेशेंट हैज़ फॉलन इल, तो आप इमीडिएटली मत जाइए, यू शुड फर्स्ट वेरीफाई द सीन सेफ्टी। ये ट्रैप भी हो सकता है कहीं पे भी, तो यू हैव टू वेरीफाई द सीन सेफ्टी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द सीन सेफ्टी आप इमीडिएटली रश टू द पेशेंट। आप वहाँ पे जाके विद इन 10 सेकेंड्स आप देखिए वेदर द पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट, वेदर द पेशेंट इज हैविंग पल्स और नॉट। तो पल्स देखिए नॉर्मली हम लोग ये जो हम लोग का रेडियल आर्टरी का पल्स हम लोग देखते हैं, लेकिन जब हम लोग फेंट हो जाता है कोई पेशेंट, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है उसको, तो हम लोग यहाँ पे पल्स देखेंगे, तो कैरोटिड पल्स। जस्ट ये जो ये मसल एक आता है हम लोग का, ये हम लोग का जो फुट पाइप है, हाँ, ये ब्रीदिंग जो एयर पाइप है उसके ठीक बगल में हम लोग हाथ डालेंगे, वी कैन फील पल्स इज देयर। अगर वहाँ पे पल्स नहीं होता है, देन ओनली वी विल स्टार्ट CPR। इफ ए पेशेंट इज हैविंग पल्स, इफ ए पेशेंट इज ब्रीदिंग नॉर्मली, वी विल जस्ट स्टे देयर, वी विल कॉल द इमरजेंसी सिस्टम जो हम लोग का 108 है, आप आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाइए। बट वी शुड नेवर स्टार्ट CPR इन ए पेशेंट हु इज हैविंग पल्स एंड हु इज हैविंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। पल्स होने से कभी आप CPR मत दीजिए। फिर अगर आप ऐसे देखते हैं कि पेशेंट इज हैविंग पल्स बट रेस्पिरेशन इज नॉट देयर, तो आप माउथ टू माउथ ब्रेथ दे सकते हैं एवरी 6 सेकेंड में एक बार करके। तो आप टोटल आपका अगर 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में आप 10 टाइम्स यू कैन गिव ब्रेथ टू द पेशेंट। अगर आपकी कोई क्लोज पर्सन है एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गिव माउथ टू माउथ ऑल्सो। यूजुअली अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन नो नीड टू गिव माउथ टू माउथ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि माउथ टू माउथ से इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है, बट वेरी लेस चांसेस हो, काफ़ी सारे स्टडीज भी बाहर हुए हैं। लेकिन आई वुड प्रेफर इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गिव, अदरवाइज नेवर गिव माउथ टू माउथ, इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो। आप बस वेट कर सकते हैं। Okay. तो वैसे सीपीआर ट्रेनिंग भी अगर करवाया जाता है तो कितने घंटे, मेरे को पता है 2 घंटे का समथिंग। देखिए CPR ट्रेनिंग उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आप 1-1.5 घंटे में आप किसी को भी अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। CPR ट्रेनिंग में क्या है कि जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आप अगर इमीडिएटली आप रश किए उस साइट में, पेशेंट को देखा, रेस्पिरेशन इज नॉट, पल्स इज नॉट देयर, रेस्पिरेशन इज नॉट देयर, देन यू हैव टू स्टार्ट CPR। ओके, तो सीपीआर मतलब आना चाहिए। हाँ, CPR तो आना चाहिए डेफिनेटली। वो मैं पूरा डिटेल में समझाने के लिए आपको और एक एपिसोड लग जाएगा, लेकिन बस ब्रीफली मैं ये बोलना चाहूँगा कि CPR जब भी आप देंगे बाई क्लोजिंग योर फिस्ट, पेशेंट के ऊपर आप चेस्ट में हाँ कंप्रेशन दीजिए, 30 कंप्रेशन इज टू 2 ब्रेथ्स, उस तरह से आप देना पड़ेगा। ओके, तो सर वैसे ये सब जान के हमारे ऑडियंस को भी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और स्पेशली मैं बहुत सारा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि आप एज ए डॉक्टर अपना डेली लाइफ लाइक उसमें क्या सुधार लाए हो, या फिर आप फॉलो करते आ रहे हो, जिस वजह से आप सोचते हो कि हाँ हेल्दी रहना ये सब करके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप खुद में फॉलो करते हो। देखिए कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली मैं फॉलो करता हूँ आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, कि स्मोकिंग का मैंने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए हम सबको। मैं भी कम्प्लीटली मैंने स्मोकिंग अवॉइड करता हूँ। एल्कोहल जो भी अगर कोई लेता है तो दैट शुड बी इन मॉडरेट अमाउंट, एल्कोहल शुड बी इन मॉडरेट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इमीडिएटली आज ही बंद कर दीजिए, लेकिन आइडियली यू शुड स्टॉप एल्कोहल टुडे और टुमारो, वो बंद करना ही चाहिए। सेकेंडली क्या है कि जो हम लोगों का जो फूड हैबिट है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक कम्प्लीटली अचीव नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हम लोग को जंक फूड जितना हो सके कम करना चाहिए। सेकेंडली हम लोग जो लोकल जो हम लोग के वेंडर्स है, लोकल कहीं पे भी दुकान में हम लोग जाते हैं, तो
एक चीज़ क्या है आपका जो सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, उसके बारे में मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। जैसे हम लोग का ट्रांस फैट होता है, हम लोग जब किसी एक सब्जी या किसी एक भी पूरी खाइए आप, कोई भी चीज़ खाइए आप, सिंगाड़ा या कचौड़ी, तो वो सब में आप जब उसको फ्राई करते हैं, नॉर्मली हम लोग घर में कभी भी हम लोग सेकेंड टाइम फ्राई नहीं करते। जो ऑयल हम लोग एक बार यूज़ करते हैं देन वी डिस्कार्ड इट यूजुअली। बट जो हम लोग के जो वेंडर है, शॉप मार्केट में जो लोग होते हैं, दुकानदार, वो लोग क्या करते हैं, एक ही तेल को 3-4 बार फ्राई करते हैं। तो रिपीटेड फ्राइंग ऑफ दैट ऑयल, द रिपीटेड फ्राइंग ऑफ दैट दिस कचौरी, दिस सिंगारा, ऑल दोस थिंग, वो क्या होता है कि आपका सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेचुरेटेड फैट हम लोग को मिनिमम दैट शुड बी लेस देन 10% ऑफ आवर टोटल ऑयल इनटेक। लेकिन हम लोग जब ये पकौड़ा वगैरह वो सब खाते हैं, तब मोर देन 10% वो काफ़ी 50% ऑफ द ऑयल इनटेक हो जाता है। बहुत ही इतना वाटरिंग करता हाँ, रहता हाँ, हाँ, है, हम definitely, पूरा पागल definitely, होते रहते हैं। definitely। ये जो दुकान अभी फूड वेंडर्स बाहर बैठे रहते हैं और उसमें हम भागे चले जाते हैं। हर शाम को हमको कुछ ना कुछ चाहिए exactly, वो सारा इनटेक करने के लिए, और हमारा बॉडी भी बहुत चाहता है कि उसको खाओ। लेकिन वो चीज़ रोकना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या देखिए, टांग के लिए दो चीज़ हम लोग, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि दे गिव स्वीट एंड दिस सॉल्ट, बोथ द थिंग्स आर गिवन। जैसे आप अगर KFC का आप कोई एक चिकन नगेट आपने ऑर्डर किया, या फिर आपने दिस हॉट एंड क्रिस्पी कुछ ऑर्डर किया, तो उसमें क्या करते हैं, दे गिव यू सॉस वगैरह वो सब रहता है। तो टांग का जो स्वीट पोर्शन है उसको भी स्टिमुलेट करता है, देन सॉल्ट पोर्शन भी रहता है, उसमें सॉल्टेड काफ़ी सारे मसाले वगैरह रहते हैं। तो ऑल दिस पेपिला, जो टंग के जो मतलब हम लोग जो टेस्ट बर्ड्स है, सबको एक साथ, हाँ, वो भी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने सुना है कुछ टेस्ट, हाँ, दैट इज़ वेरी मच एडिक्टिव सब्सटेंस। तो क्या होता है कि हम लोग के जो माउथ के सारे एक साथ जो हम लोग के जो पेपिला है सबको स्टिमुलेट कर लेता है, तो डोपामिन सर्ज होता है ब्रेन में, तो दैट गिव्स ए फील गुड फैक्टर। तो आप नेक्स्ट टाइम भी, आज आपने ऑर्डर किया, कल भी आप ऑर्डर करेंगे, परसों भी करेंगे, तो ये चलता रहता है। एंड अल्टीमेटली यू आर रूइनिंग योर दिस, आपका हेल्थ जो है उसका आप रूइन कर रहे हैं। आज की डेट में इतनी बड़े हो चुके हैं ये जो फूड बिजनेस है। ये जो अभी ऑनलाइन जो भी है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको टैप करना पड़ता है, घर पे चला आता है। चाहे वो आपको पता ही है, सारे फेमस ब्रांड आज के $1 बिलियन बिजनेस है ये सारे। तो ये सबसे थोड़ा अवॉइड, हाँ, ये अवॉइड करना है। हाँ, क्योंकि देखिए आपका, हम लोग इजी एक्सेस हो चुका है, इसलिए हम लोग बार बार ऑर्डर भी कर रहे हैं। हम लोग घर का खाना भी कम ही खाते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो चुका है। और ये खासकर यूथ में हुआ है। एल्डरली लोगों में उतना ज़्यादा, वो लोग उतना ज़्यादा भी नहीं जाते हैं। लेकिन यूथ का अभी क्या है कि देखिए, आप इवनिंग को कोई दोस्त के साथ घूमने जाएगा, पहले दोस्त तो घर पे आते थे, अभी कोई घर पे नहीं आता, सब बोलेंगे ठीक है वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मिल जाते हैं कहीं पे शॉप पे। एंड देन शॉप में आप जो भी आप मैंने वहाँ पे डिस्कस कीजिए, कोई भी आप इशू लेके डिस्कस कीजिए, लेकिन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्नैक्स देयर। वो अभी एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, पार्ट एंड पार्सल कोई भी मीटअप का। तो अब हमको थोड़ा यहाँ से बचना चाहिए, और हमको प्रोसेस्ड फूड से भी प्रोसेस्ड फूड से, यस, प्रोसेस्ड फूड से हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, पॉलीअनसैचुरेटेड जो फैट है पूफा, दैट इज़ नॉट बैड, बट मोनो अनसैचुरेटेड इज बैड फॉर द हेल्थ। ओके, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए हमें। हाँ, प्रोसेस्ड फूड से ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड से हम लोग को बचना चाहिए डेफिनेटली। तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा हमको ये सावधान, हमारे लिए ये सावधान होना चाहिए, स्पेशली जैसे सर ने बताया कि यंग जनरेशन के लिए आगे चलकर ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हमको ज़्यादा करना चाहिए, एंड ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो सर, मैं थोड़ा पीछे फिर से जा रहा हूँ कि आज की डेट में, जैसे कि आपको क्या लगता है, आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब फिर आपको क्या लगता है, तब आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता रहना चाहिए था जो आपको पता नहीं था? शायद आपको लगता है कि वो पता रहता तो शायद मैं और थोड़ा शायद अच्छा भी कर सकता। हाँ, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि जो सीनियर का गाइडेंस चाहिए होता है, बिकॉज आई डिडंट हैव एन एल्डर ब्रदर इन माय होम। मेरे तो छोटे भाई है, आप भी मेरे छोटे भाई जैसे ही है। तो मैंने हमेशा, मतलब मेरे लाइफ में आई गॉट यंगर सिबलिंग्स, तो मेरा कोई एल्डर ब्रदर नहीं था, तो दैट समथिंग आई मिस। और जब मैंने मेडिकल प्रोफेशन में भी ज्वाइन किया, तो सीनियर्स का थोड़ा हेल्प शायद और ज़्यादा मिलता, तो काफ़ी रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी हेल्प भी हो जाता, तो वो उतना ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन येस, माय फ्रेंड्स हैव हेल्प मी अ लॉट। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने हेल्प किया है मुझे। और टीचर्स का जो रोल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को सिलचर मेडिकल कॉलेज में मैंने काफ़ी अच्छे टीचर्स को पाया है। स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर द्विजेंद्र दास सर का। वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे सिलचर मेडिकल कॉलेज में। काफ़ी टाइम उनके
जो लेक्चर्स वगैरह होते थे वो हम लोग माइन्यूटली सुनते थे। सर ने आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को काफ़ी बार हेल्प किया है। कभी कोई प्रॉब्लम होता तो सर को डायरेक्टली हम लोग अप्रोच कर पाते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर का हेल्प होना। क्योंकि देखिए मेडिकल प्रोफेशन जो होता है, ये जो मेडिकल एज ए स्टूडेंट आप जब पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस पढ़ाई होता है, काफ़ी इट टेक्स ए ह्यूज टॉल ऑन यू। तो वो हम लोग सर से काफ़ी हेल्प मिला है। सेकेंडली और एक चीज़ें जो है आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो दैट कि हम लोग को मिनिमम 8 आवर्स स्लीप वो चाहिए ही। हम लोग क्या करते हैं कि आप काफ़ी किसी भी टाइम आप पढ़ाई कीजिए, आप कुछ लोग होते हैं कि जैसे रात को वो लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन में पढ़ते हैं, तो आप कहीं भी टाइम पढ़िए, लेकिन 24 आवर्स में यू शुड गेट मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप। दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करके आप हाँ। अगर थोड़ा मेंटेन करो। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। बेटर रहेगा। और देखिए एक चीज़ जो नॉर्मली हम लोगों के बॉडी को भी भगवान ने ऐसे ही बनाया है, जैसे बाकी पशु पक्षी होते हैं वो लोग वंस दे गेट दिस डार्कनेस, जैसे सूरज ढल गया, अभी डार्कनेस हो गया है, दे विल इमीडिएटली गो टू स्लीप। क्योंकि क्या होता है कि उस डार्कनेस के टाइम में मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड इन आवर बॉडी। लेकिन अभी क्या है, हम लोग 24 आवर्स हम लोग लाइट में रहते हैं, हम लोग मिडनाइट स्क्रॉलिंग भी करते हाँ रहते हैं। मिडनाइट वी विल कीप ऑन स्क्रॉलिंग, तो वो हम लोग नींद को पूरा ख़त्म कर देता है। और बेस्ट टाइम टू स्लीप इज ऑलवेज 10 PM टू 4 AM मॉर्निंग। उस टाइम दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, बट हार्डली वी स्लीप एट दैट टाइम। हम लोग सोते ही 1-1.5 बजे 2 बजे। इतना बढ़ाते हैं। हमारा कंपटीशन इसी चीज में लगा रहता है कि पहला हफ्ता का 9 घंटे ऑन एन एवरेज टाइम मोबाइल पर, तो अभी 10 घंटा कर लेते हैं, क्योंकि डेटा जो हमें खत्म करना है एट द एंड ऑफ द डे, यही दिमाग में रहता है। तो रात को थोड़ा स्ट्रेच मत कीजिए, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करते हुए। और नींद के पहले आप मतलब मोबाइल को थोड़ा अलग रख दीजिए। द बेड इन व्हिच यू आर स्लीपिंग, दैट बेड शुड बी ओनली डेडिकेटेड टू स्लीप। अगर वहाँ पे भी आप मैंने पढ़ाई भी वहीं पे ही करें, आप बाकी सब काम भी वहीं पे ही करें, तो वो फीलिंग नहीं आएगा आपका। तो दैट स्लीपिंग बेड शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। आपका वर्क प्लेस जो भी जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, रीडिंग रूम, दैट शुड बी डिफरेंट। और आप जब सोने जाते हैं दैट मोबाइल शुड बी केप्ट असाइड। मोबाइल को अगर हम लोग स्क्रॉल करते करते चाहे कि नहीं ठीक है अभी स्क्रॉल करेंगे और अचानक से सो जाएंगे, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा सब ऐसा ही कर रहे हैं। ट्रांजिशन होना चाहिए। डेफिनेटली वो चेंज होना चाहिए। ओके, तो और एक चीज़ जो क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा चाय लवर्स हैं, अभी चाय इतना ज़्यादा पीते हैं लोग, नहीं तो हमारी नींद नहीं टूटती है। हमें कहीं पे अगर फोकस बनाए रखना है तो हमें चाय चाहिए, एक के जगह 4 कप चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुका है इंडिया में आज की डेट में। तो सुबह को उठ के भी चाय पीना पड़ता है कहीं पे। तो क्या लाइक ये थोड़ा आउट ऑफ द वे भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्या ये चाय पीना सुबह को उठ के कम्प्लीटली क्या हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि शुगर लेवल इन सब में थोड़ा सर आप थोड़ा। हाँ, ये क्या होता है देखिए, हम लोग जब मतलब चाय में हम लोग यूजुअली वी टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस मिल्क भी हम लोग ऐड करते हैं, उसके साथ हम लोग उसमें शक्कर भी काफ़ी मात्रा में ऐड करते हैं। हाँ, पाउडर्ड मिल्क, यूजुअली पाउडर्ड मिल्क ऐड करते हैं। फिर अगर वो गाय का दूध होता है तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ नो डाउट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन हम लोग यहाँ पे गाय का मिल्क उतना मिलता भी नहीं है अभी, और पाउडर्ड मिल्क ही हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमम। उसमें भी एडेड शुगर रहता है जो पाउडर्ड मिल्क होता है, और उसके बाद हम लोग एडिशनल शुगर उसमें चाय में ऐड करते हैं। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग में आपका अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्ज रह जाता है, उसे हम लोगों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और क्या, टी गार्डन एरियाज़ जो होता है, टी गार्डन एरियाज़ में काफ़ी सारे जो लोग होता है वो लोग दे यूज टू टेक लॉट ऑफ सॉल्ट इन द टी। तो ये जो सॉल्ट, एडिशनल इनटेक ऑफ सॉल्ट होता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ दिस कार्डियक प्रॉब्लम्स। वो हम लोगों को कम करना चाहिए। और जो चाय में चीनी लेते हैं उन लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर, एडेड शुगर शुड बी एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सर एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, इतने सारा हमने डिटेल कॉन्वर्सेशन किया सर के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमको नॉलेज शेयरिंग सेशन लग रहा है, मिल रहा है हमको सर से। तो कभी कभी क्या ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में, लाइक आई थिंक पैलेटिव केयर बोलते हैं उसको, जहाँ पे पेशेंट को बस देखा जाता है, राइट? तो देख के रखा जाता है। तो क्या फैमिली का सपोर्ट होना भी तब ज़रूरी है, चाहे वो कैंसर पेशेंट के केस में क्यों ना हो, हार्ट जिसको हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसके भी, तो फैमिली का सपोर्ट से भी कभी कभी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं पेशेंट? हाँ, कभी देखिए जो हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए अभी काफ़ी सारे हम लोग जो डॉक्टर्स भी है, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड इन दिस एंड ऑफ लाइफ केयर।
तो उस मैं सोचता हूँ कि वो एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए हम लोग जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को और धीरे धीरे करके रीओरिएंटेशन या रिफ्रेशर देना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब क्या है कि जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स है जो वी नो दैट रिकवरी इज़ नॉट, वो रिकवरी के चांसेस मिनिमम रहता है। जैसे आपका एंड स्टेज कोई कैंसर पेशेंट है या फिर आपका ऐसा कोई डिजीज़ है जो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मच बाय मेडिकेशन और बाय एनी काइंड ऑफ सर्जरी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को जो रिलीफ देने के लिए ट्राई करेंगे, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेन शुड बी देयर फॉर द पेशेंट। तो एंड ऑफ लाइफ केयर का जो लास्ट सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में हम लोग का एक सेमिनार भी हुआ था जैसे एंड ऑफ लाइफ केयर में, पेलिएटिव केयर में। उसमें क्या होता है कि अभी एक पेलिएटिव फिजिशियन करके अलग से लोग रहते हैं या फिर पेलिएटिव नर्सिंग ऑफिसर, दे सेपरेट टीम इज़ देयर, दे विल गो टू द पेशेंट्स होम। क्योंकि देखिए अभी एंड ऑफ लाइफ केयर में पेशेंट को हॉस्पिटल लाके भी उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो पेशेंट के जो रिलेटिव्स है वो लोग भी बोलते हैं कि सर हम लोग अभी घर में ही लेके जाते हैं फिर, और हम लोग भी वही सजेस्ट करते हैं कि एंड ऑफ लाइफ केयर में ज़्यादा देखिए हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन दैट केस द पेशेंट शुड बी देयर इन देयर होम, दे शुड बी फील कंफर्टेबल। और वहाँ पे जाने के बाद जो मेडिकल केयर है दैट पेलिएटिव पीपल विल बी गिविंग, पेलिएटिव केयर पीपल दे वहाँ पे घर पे जाएंगे उन लोगों के, फिर जो भी मेडिकेशन ट्रामाडोल वगैरह पेन किलर चाहिए होता है वो लोग दे विल प्रोवाइड देयर। ओके, ये सारा चीज़ मिलेगा। यस। तो अभी जैसे कि सर से ये भी जानने को मिला एंड ऑफ लाइफ केयर, हाँ, एंड ऑफ लाइफ ये केयर धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवॉल्विंग ब्रांच ऑल्सो। क्योंकि देखिए पहले के टाइम में जो डॉक्टर्स होते थे वो लोग पेशेंट के घर पे भी जाके ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन नाउ इट इज़ यू विल नेवर फाइंड अ डॉक्टर हु इज गोइंग टू योर होम एंड ट्रीटिंग द पेशेंट। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज़ में कुछ कुछ डॉक्टर्स है जो कर रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में वो तो नहीं हो रहा है। बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट, पेलिएटिव केयर में तो वो चाहिए ही चाहिए आपको। ओके, तो सर ने जैसे कि बताया, एक चीज़ आज की डेट में मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि कितना ज़्यादा रोल है टेक्नोलॉजी का आपके मेडिकल फील्ड में। हमारे मेडिकल फील्ड में जैसे पुराने ज़माने से लेकर आज की डेट तक क्या लगता है सर आपको, आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, टेक्नोलॉजी या फिर एआई कितना रिवोल्यूशनाइज कर चुका है इन चीज़ों को? देखिए पहले तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प दिस मेडिकल प्रोफेशन। पहले के टाइम में जो मशीन्स वगैरह नहीं थे, जो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए होते थे वो पहले के टाइम में नहीं थे। लेकिन आज जो नंबर ऑफ़ केसेस हम लोग, जो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स ऑफ वेरियस डिजीजेस जो बढ़ रहा है, उसका एक मेन कारण है कि हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसको। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग अस। फिर कई सारी चीज़ें जैसे आपका जो हम लोग के मीडिया में व्हाट्सएप वगैरह वो सब है, तो पहले के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था कि यू क्लिक ए फोटो ऑफ वन ईसीजी एंड सेंड टू योर सीनियर एंड आस्क कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोगों को भी काफ़ी सारी दिक्कत होते हैं, कभी कभी क्रिटिकल चीज़ें होते हैं जो हम लोग सीनियर से भी सीखते हैं। तो ड्यूरिंग माई रेसिडेंसी पीरियड इन कार्डियोलॉजी सिलचर मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे सीनियर जो थे डॉक्टर अहमद हुसैन चौधरी सर, तो उनको हम लोग जब कन्फ्यूजन होता था सर को हम लोग वी यूज टू सेंड द ईसीजी स्ट्रिप, जो पहले के टाइम में वो पॉसिबल नहीं था। अगर जब सर रेसिडेंसी कर रहे थे तब उस टाइम में वो पॉसिबल नहीं था। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू हेल्प अस। सेकेंडली एआई के माध्यम से जो है, एआई अभी अगर आपका आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ फीवर करके आप कुछ डाल दीजिए एआई में, चैट जीपीटी वगैरह वो सब काफ़ी टूल्स है, तो दे विल जस्ट गिव यू वन, टेक वन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, टेक वन पैरासीटामोल। सो वो सब भी ठीक है, लेकिन आई बिलीव दैट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोगों को जो फिजिकल कंसल्टेशन है उसको नहीं भूलना चाहिए। फिजिकल कंसल्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना भी एआई में देखिए, एआई विल जस्ट गिव व्हाट एवर इनपुट्स यू आर गिविंग, वो एआई उसको आपको रेसिप्रोकेट करके देगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर देख के ही बता पाएगा दिस इज़ देयर और नॉट। तो दैट इज एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एआई सिस्टम, वो एक प्रॉब्लम है। बाकी आपका और एक पॉजिटिव चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ हम लोग के यहाँ पे अभी आसाम गवर्नमेंट का भी चल रहा है संजीवनी। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका हब एंड स्पोक सिस्टम चल रहा है, तो जो रूरल एरियाज़ में दी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अभी उसका नाम नया करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। तो उसमें जो सीएचओ रहते हैं वो यूजुअली नर्सिंग स्टाफ रहते हैं या फिर रूरल प्रैक्टिशनर रहते हैं। तो वो लोग कभी कभी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है, जैसे अचानक से एक पेशेंट आया, उसका बीपी काफ़ी हाई है, डायबिटीज़ भी है, तो उनको कोई कन्फ्यूजन हुआ, दे कैन डायरेक्टली कॉल द स्पेशलिस्ट इन आइदर पीएचसी में और या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट बैठा है उनको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिस स्पेशलिस्ट विल गिव द प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन बता देंगे एंड देन दे कैन हैव द मेडिकेशन। सो वो एक ईजी हो गया है, क्योंकि एवरी केस में वो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे आपका रूरल एरिया में जाके सिंगल एक एक केस देखे। तो वो
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग को अभी ईजी हो गया है। तो सर एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो क्रिटिकल इलनेस से गुजरते हैं और वो उनके पास इतना सुविधाएं नहीं होती, इतने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, क्राइसिस में रहते हैं, तो उस फाइनेंशियल क्रंच में उनके पास ना तो इंश्योरेंस होती है कवरेज, जो उनके उसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उस केस में क्या गवर्नमेंट का कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू से 5 लाख 6 लाख शायद 10 लाख तक उनका ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है और उनको शायद पता नहीं है, और इस वीडियो के थ्रू से हम उन तक संदेश पहुंचा सकते हैं कि हाँ हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा और आप हॉस्पिटल्स में जाके ये सारा चीज़ फ्री में करवा सकते हो आपके। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये देखिए, ये तो जो पीएमजे स्कीम है उसके अंडर, आयुष्मान स्कीम, उसके अंडर हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट का अगर बीपीएल कार्ड है या फिर रेशन कार्ड है, वो दे कैन अप्लाई फॉर दिस आयुष्मान कार्ड और ही इज़ कम्प्लीटली एलिजिबल टू टेक दिस आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड में क्या होता है कि अप टू 5 लाख गवर्नमेंट वो आपको कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा। 5 लाख के अंडर आप कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में, यूजुअली प्रेफरेबली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है जो एम्पेनल हॉस्पिटल्स के लिस्ट में आते हैं, तो उसमें आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप ट्रीटमेंट कराने के बाद दैट कार्ड विल गिव यू कंप्लीट रिकवरी, वहाँ से ही हो जाएगा। तो ये क्या सिर्फ प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कुछ ऐसा? ये देखिए, यूजुअली आप मैंने पहले भी आप करा सकते हैं, अगर आपके नाम में आयुष्मान कार्ड अलॉट हुआ है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के माध्यम से, या फिर अगर आपका रेशन कार्ड आपके पास है या बीपीएल का कोई भी कार्ड आपके पास है, यू कैन डायरेक्टली कम टू द हॉस्पिटल वंस एडमिटेड। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही आप जो लोकल पीएमजे का कोऑर्डिनेटर जो होता है, आयुष्मान का कोऑर्डिनेटर होता है, उनके साथ आप जाके एक बार मिल सकते हैं, देन दे विल इशू द कार्ड। वो ऑनलाइन रहता है, वो कार्ड इशू कर देगा। ओके तो ये सुविधा अभी अवेलेबल है, बहुत पहले से ही है। हाँ, ये एंड 5 लाख तक आपको है जो आपको गवर्नमेंट बैक सपोर्ट मिलेगा, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर रेशन कार्ड है। हाँ, रेशन कार्ड होने से आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, और आपके पास अगर बीपीएल हाँ, कार्ड, रेशन कार्ड उसके साथ शायद आधार कार्ड भी लगता है, तो वो तो आधार कार्ड तो मोर और लेस सबके पास ही होता है। तो आज का सेशन करके सर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और डॉक्टर रोहन विश्वास सर ने हमें इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन और बहुत कुछ जानने को सर मौका मिला है, हमारे ऑडियंस को भी, एंड इट वाज कंप्लीट प्लेजर मीटिंग यू सर। हम आपको और भी सेशंस में इनवाइट करना चाहेंगे जिसमें आपके साथ नॉलेज शेयरिंग सेशन हो सके सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन सर। थैंक्स, ओके, थैंक यू।